अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है, और सबसे अफसोसनाक इसमें सूरत हाल ये है कि एक दिन में दहशतगर्द हमले, और वो भी उस दिन जब न सिर्फ जुमे का दिन था बल्कि ईद मिलादुन्नबी भी मनाई जा रही थी, और मिलाद नबी का जश्न सब मना रहे थे। इसी दौरान मस्तूंग में जुलूस के ऊपर खुदकुश हमला हुआ। 50 से ज़ायद अफराद इसके नतीजे में जाम बहक, जबकि बताया जा रहा है कि 66 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये जो अफरीत है दहशत गर्दी की, और ख़ासकर एक नई लहर जो सामने आई है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात, बहुत सी तशवीश मौजूद है पूरी कौम के अंदर। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने आज गुफ्तगू की मीडिया से, और उन्होंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, बिल्कुल किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी दहशत गर्दों को। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, सबको पकड़ा जाएगा, और ये जंग करने जा रहे हैं हम, और इसके ख़िलाफ़ पूरी कौम अब फुल थ्रॉटल चलेगी और पूरी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे ये जो ख़ास तौर पर अब हालिया लहर है, रॉ मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि ये वो सिर्फ बात ऐसे नहीं कह रहे हवा में, बल्कि ताने बाने मिलते हैं, और इससे पहले भी जो वाक़यात हुए हैं उनका सिरा क्योंकि रॉ से मिलता है, तो इसलिए इसी कंक्लूजन पर पहुँचे हैं बहुत सारी गौर व फिक्र के बाद कि इसमें रॉ का हाथ है। अब अपने तजियाकारों से हमने ये पूछना है कि जो हालिया लहर है, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, और इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल रहा। इस सिलसिले में क्या प्लान है रियासत का? क्या उसके ऊपर अमल दरामद मौजूदा हालात में होता हुआ नज़र आ रहा है, और किस हद तक हम दुरुस्त समत में हैं? अपने तजियाकारों के सामने हमने सारे सवालात रखे हैं। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा स्काइप के थ्रू स्टूडियोज़ में मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, और एजाज़ सैयद साहब भी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं आज। एजाज़, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस सिलसिले में? अब जो हालिया वाक़यात हैं उस सिलसिले में हमें ये बताया तो जा रहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, लेकिन कितना मुस्तैद है ये प्लान? अलेना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलेना, जो हालिया वाक़यात हैं उनका अगर डाटा देखा जाए तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में 78% जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफा हुआ है, और ये 78% अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये जो आप कह रही हैं कि क्या हमारा डायरेक्शन दुरुस्त है और क्या हमने तैयार किया है, देखिए, अगर आप कमिटमेंट की बात करती हैं तो बिल्कुल कमिटमेंट रियासत पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सक्सेसिव हुकूमतें आई हैं, इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, और मौजूदा जो निगरान हुकूमतों, इन तमाम में एक कमिटमेंट तो इस बारे में है कि ये इस टेररिज्म को हमने खत्म करना है। और आप फौजी जो लीडरशिप है उसके ऊपर देखें तो जनरल बाजवा के दौर में पहले मुज़ाकरात की बात हुई, फिर लड़ाई, फिर मुज़ाकरात, और आखिर मामलात मुज़ाकरात पे निकले। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर है, इन्होंने एक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो माजी में जनरल बाजवा के दौर में ये कोर कमांडर्स मीटिंग में लेते रहे, और कुरान के हवालों से ये बताते रहे कि ये किस तरह पाकिस्तान और इस्लाम के मुखालिफ हैं ये दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये कमिटमेंट तो बड़ी जबरदस्त है, इसके ऊपर वो काम भी हो रहा है, लेकिन क्या हमारी समझ दुरुस्त है? तो मेरा ख्याल ये है कि समझ के हवाले से सवाल जरूर उठता है। उसकी वजह ये है कि जब हम बात करें तो आपको याद होगा 16 दिसंबर 2014 में एक वाकया हुआ था पेशावर में बच्चों के स्कूल पर वाकया हुआ था, और उसके बाद फरवरी 2015 में हमने 20 पॉइंट का एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया था, और उस नेशनल एक्शन प्लान के 9 पॉइंट ऐसे थे जो डायरेक्टली पुलिस से रिलेटेड थे, यानी कि हमने पुलिस को स्ट्रेंथन किया। क्या हम खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? आंसर इज नो। जो फ्रंट लाइन पे जो इदारे लड़ रहे हैं वो ठीक है, हमारी सिक्योरिटीज भी लड़ रही हैं, ये वो किसी से कम है, लेकिन फ्रंट लाइन अदारा है हमारा पुलिस और सीटीडी। आपको सिर्फ एक बात बता दूंगा लेटेस्ट वाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सीटीडी को आप हथियार नहीं दे रहे, जदीद असला नहीं दे रहे, उधर मिलिटेंट के पास जदीद असला है,
वो वाला असला है जो अमेरिकन फोर्सेस यहां से छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, वो उनके हाथ में आ गया। आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को जो हेलमेट दिए हैं, वो हेलमेट इतने नाजुक है कि गोली लगे तो गोली दूसरे पार हो जाती है। नंबर 1, सीटीडी आपकी पुलिस की एक ऐसी बढ़िया इंटेलिजेंस फोर्स है जिसमें बहुत सारी हमारी जो मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उनसे भी अच्छा काम बात जगहों पे किया है। और अभी मैं आपको बताऊं, ये बलोचिस्तान में जो वाकया हुआ है, आपको पता है कि बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो कौमी इंटेलिजेंस एजेंसियां वो तो काम कर रही है, लेकिन वहां पर ग्राउंड के ऊपर जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो सीटीडी के हमारे जवान हैं, वो हमारे जो सीटीडी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को इन्होंने सीटीडी ने बलोचिस्तान में कार्रवाई की और ISKP का बंदा मारा। 14 तारीख को जवाब आया, सेनेटर हमदुल्ला के ऊपर अटैक हुआ। और अभी ये जो वाकया ताजा वाकया हुआ है, इससे 2 रोज पहले जो मुस्तूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका इजलास हुआ था, जहां पर सीटीडी ने और बाकी जो इंटेलिजेंस इदारों ने, पर्टिकुलरली सीटीडी ने आगे बढ़कर कहा था कि आप 29 तारीख को जो गैदरिंग है वो ना करने दें, इससे नुकसान होगा। ये जो मिलिटेंट हैं उनके पास इतला थी कि वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि सीटीडी की बात नहीं सुनी गई, सीटीडी इंटेलिजेंस की बात नहीं सुनी गई। नतीजा हमारे सामने है। हमें पुलिस को और पुलिस की इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, उनको वसाइल देने हैं। अच्छा एहसास, मुझे आप निशानदेही जो कर रहे हैं आप बड़ी तशवीशनाक, थ्रेट अलर्ट होने के बावजूद क्या वजह समझते हैं? क्या खातिर खा सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर जो इन्फिल्ट्रेट कर गए फिर भी ये लोग, या आपको लगता है कि सही तरह से अगर इसको टैकल किया जाता तो बेहतर तरीके से हो सकता था, या नहीं कंट्रोल कर सकते आप इस स्केल के ऊपर? अलीना, बात यह है कि अमली तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जंग, गैर एलानिया जंग हो रही है, और ये गर्दों ने, आपके मिलिटेंट्स ने, TTP ने और बाकी जो उनके एफिलिएट उन्होंने शुरू कर रखी है। पूरी दुनिया में जो सुसाइड टेररिज्म है उसका जो सोल्यूशन है नहीं आया, कोई टेंजिबल सोल्यूशन आज तक नहीं आया। एक बंदा अगर वो अपने साथ बम है तो उस रोका नहीं जा सकता, और बिल्कुल ऐसी सूरत में कि जब वो आम आदमियों के भेस में होगा, आम आदमियों के भेस में आम आदमियों के अंदर से कोई बंदा है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए अगेन आपको पुलिस और पुलिस की इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, जिनके पहले पास मुकामी मालूमात बड़ी होती हैं, और हम ऐसा अनफॉर्चुनेट हम ज्यादा ले रहे हैं FC पे, बाकी फोर्सेस पे देनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक। न्याय साहब, पाकिस्तान में असल मसला ये है जी कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, वो अपने तौर पर उसमें बहुत सी कमजोरी है, और उसकी अभी तक एक जो पाकिस्तान के अंदर जो इनहेरेंट उसकी तगदो है वो जारी है इनसाइड, कि आपने जो अमलन हम यहाँ पे बहुत सी चीजों का रोना ये है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, और ये जो चीजें हो रही हैं इसके पीछे तो आपको पता है कि एक पूरा निजाम काम कर रहा है जो पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए। ये जो कुछ हो रहा है ये तो सिर्फ नाम ले लिया, इंडिया का नाम ले लिया, रॉ का नाम ले लिया है, लेकिन किसको नहीं पता कि जो अमेरिकन है वो गोटे गोटे मुलविस है, उनके इंटरेस्ट है यहाँ पे। वो अफगानिस्तान में जब आए थे तो क्या ओसामा बिन लादेन को तलाश करने के लिए आए थे? वो एक एजेंडा लेके आए थे, कामयाब नहीं हुए, लेकिन उसके नजदीक एक चीज थी जो वो कहते हैं, जनरल हमीद गुल साहब का कहा करते थे, बड़ा एक मजबूत फिक्रा था कि जी अफगानिस्तान भाना है और क्या है वो पता नहीं क्या है, और जो फलाना ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। तो उनका ये बुनियादी तौर पे मुझे इसमें 2 लफ्ज नहीं थे कि वो यहाँ पे आए थे कि पूरे की जो खिते पे उनका ख्याल था, क्योंकि वो एक पाकिस्तान एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी, अमेरिकन अखलौती सुपर पावर बन गई थी, चाइना और रशिया का फ्यूचर में उनका मजलिस ना हो सके, वहां से पूरे निजाम की बुनियादी करनी थी। हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस किसने पे की? वो पाकिस्तान ने पे की। जब सर्द जंग के जमाने में 80s के अंदर हमने रूस को रोका वहां पर अफगानिस्तान में, तो तबाही बर्बादी हमारी मुकद्दर बनी।
तब उसके बाद जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो ना सिर्फ ये कि तकरीबन वो 10 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे महादीन छोड़ गए जिनको हमने फैसिलिटेट किया उस वक्त। अब तकलीफ दे बात सिर्फ ये नहीं थे, बर्मा के महाजरीन भी यहाँ आ रहे थे, दूसरे मुल्कों में भी आ रहे थे। ऐसा था कि ये पार्किंग प्लेस बन गई सारी चीजों की। हम फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको वीजा दे रहे थे, उनको हज करवा रहे थे, उम्रे करवा रहे थे, मुख्तलिफ जगहों में भेज रहे थे। यानी कि हमने मुसलमानों के लिए हर तरफ से लुटे पुटे जो भी प्रॉब्लम में थे वो यहाँ पे डेलीजेंस थे। अब क्राइसिस ये है जी कि ये चीज जो है वो इतनी मुश्किल हो चुकी है कि एक है कि आपका अपने अंदर जो इन हाउस प्रॉब्लम है, ग्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम सारा फेल हुआ है। आपके अपने अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पता नहीं क्या जतन करने पड़े, ऊपर से ऑलरेडी आप मौजूद है और उसके बाद उन्होंने सारे कंट्रोल्स किए हुए हैं। आपकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त दस्तनगर बनी हुई है IMF की, अमेरिका की। तो अभी आपने डॉलर की बात की, सारा बाजी साहब ने जो की है कि वो अफगानिस्तान के जो लोग आगे जाके हम बात करेंगे एज ए स्कीम इसको चला रहे हैं। तो बट एनीवे इस वक्त तो क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही मुश्किल हालात में है। मेरे नहीं ख्याल कि इसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा अफरीद बन चुका है, ये कैंसर बन चुका है, ये अंदर आपके असरात कर गया सारा कुछ। बेनज़ीर आपकी क्या राय है? अलीना, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से एजाज इस पे बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मामलात हैं। लेकिन मुझे ये लफ्ज़ जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मेरे ख्याल से मैं तो थक गई हूँ ये सुन सुन के, आप भी शायद थक गई होंगी। अभी तक तो हमें सिर्फ टॉलरेंस की ही पॉलिसी नज़र आ रही है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो आज तक नज़र नहीं आई। कोई बात नहीं करना चाहता कि जो सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं इस मुल्क में, उनके खिलाफ आपकी क्या पॉलिसी है, बल्कि हमें अभी तक नहीं पता लीना। और ये मेरे ख्याल से मैं बात बहुत दफा शो पे कर चुकी हूँ, हमारी पॉलिसी है क्या दहशतगर्दी के हवाले से। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से क्या है। मुझे तो नहीं पता, शायद आजाद इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि हम उस मुल्क के साथ क्या पॉलिसी चाहते हैं, हम किस किस्म के ताल्लुकात उनके साथ चाहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी क्या है। आपको याद है जब केपी और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे थे, और ये अब कई महीने पुरानी बात हो गई है, तो तब हमें कहा जा रहा था कि बस अभी 15 दिनों में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई ऑपरेशन हुआ हो, ना कोई डिबेट हुई हो पार्लियामेंट में, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें हमें बताया गया हो कि ये हम करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा डर भी लगता है। इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ महीनों में और हालात हमारे मुल्क में इस किस्म के बनते जा रहे हैं और कोई वाज़ेह पॉलिसी हमारे सामने नहीं आ रही। एजाज, आप वैसे इसके ऊपर, इससे पहले मैं मज़ीद साहब के पास जाऊं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं दो मुख्तसर सी बातें, एक किताब आई थी 2006 में, हिंदुस्तान की रॉ में एक इंडियन फौजी अफसर काम करता था, उसका नाम था मेजर जनरल VK सिंह। उसने किताब लिखी थी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, इनसाइड सीक्रेट्स ऑफ रॉ। उसका जो प्रीफेस था, मुझे भूलता नहीं है, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में हमने जब भी दहशतगर्दी के किसी वाक़े को शेल्फ करना हो तो हम उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं कि हमने किसी वाक़े की अगर तहकीकात ना करना हो तो उसका इल्जाम हम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। और उन्होंने उस किताब में खदशा जाहिर किया था कि कहीं ये पाकिस्तान भी राह का नाम लेता है, कहीं हमारा भी हाल ऐसा ही ना हो। खैर, ये तो लाइटर नोट के ऊपर मैंने बात की। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ है तो हम किधर हैं, हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहाँ पर आए और एक्टिव हो। हमें उनको पकड़ना चाहिए, एक आध बंदा हमने पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर इतने वाकयात हो रहे हैं तो उस जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं लोगों के ऊपर आएगी जो ये कहते हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी के कस्टोडियंस हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो असल चैलेंज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पिछले दिनों हमारी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो मैंने फॉरेन मिनिस्टर साहब से एक बात पूछी। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि हालिया जो वाकयात हो रहे हैं, अफगानिस्तान अटैक्स हो रहे हैं और इंडिया की तरफ से भी जो मामलात हमारी एक चलती रहती है जुबानी कलामी स्टेटमेंट, तो बड़ा चैलेंज हमारी तरफ, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज कौन सा है? इंडिया बड़ा चैलेंज है या अफगानिस्तान बड़ा चैलेंज है? तो जो निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने मुझे जवाब दिया, ऑफ कोर्स इंडिया,
देखिए, हमें ना हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, इंडिया से निकलना होगा, हमें रियलिटी में रहना होगा। रियलिटी क्या? रियलिटी ये है कि मजहब के नाम पर बाज ग्रुप दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में भी मुलव्वस है। हमें जब हम अपने घर का माहौल ठीक कर लेंगे ना, तो बाहर किसी को मौका नहीं मिल सकता कि वो हमारे घर के अंदर आके कोई कार्रवाई कर सके। मज़े साहब, देखिए, हमें हमारी बदकिस्मती से आप पिछले 8-10 इंटीरियर मिनिस्टर निकाल लें, मैं चैलेंज करता हूं अगर फुल स्टॉप और कॉमा भी तब्दील हुआ हो, वही बयानात हर एक बड़े वाक़े के बाद, वही बयानात, इससे हट के कभी कुछ नहीं हुआ। हमारी अप्रोच ही नहीं है, कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात है। हमारा एनालिसिस ही काउंटर टेररिज्म के हवाले से फॉल्टी है। आप बहुत सिंपल सी बात है, बलूचिस्तान में आज भी कोयटा से बाहर पुलिस का अमल दखल ही नहीं है। हम उसको दुरुस्त नहीं कर सके जो हमारे हाथ में है। सीधी सी बात है कि आप कोयटा से आगे पुलिस का कोई अमल दखल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सरदार बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल एजेंट जो हैं उनसे आगे आप बात ही नहीं करते। ये जो हमारी अप्रोच है, और देखें बलूचिस्तान एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है फॉर टेररिज्म, इसलिए कि यहाँ कोयटा शूरा रही है, यहाँ तालिबान का इन्फ्लुएंस रहा है, यहाँ अलकायदा का इन्फ्लुएंस रहा है, यहाँ सेक्टेरियनिज़म जो है वो अपने उरूज पर हमें नज़र आता है। और हमारी अप्रोच, और फिर दूसरी तरफ आप बलूचिस्तान नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट निकाल लें, तो कोयटा खुद बलूचिस्तान के बारे में हमारी अप्रोच ज़रा बैठ के कोई डिस्क्राइब कर दे कि क्या अप्रोच है हमारी बलूचिस्तान के हवाले से। हमने अभी रियाजी साहब बात कर रहे थे, हमने यहाँ 50,000 अरब्स को इनवाइट किया और उसके बाद उन अरब्स को, उन अफ्रीकन्स को उनकी अपने मुल्कों ने वेलकम नहीं किया, तो हमने उनको यहाँ बसा लिया। हमीद गुल साहब की बात कर रहे हैं, हमीद गुल साहब तो अफगानियों को पाकिस्तानी बनाने के चक्कर में थे, वो तो उसको एक पैरेलल फोर्स बनाना चाहते थे। तो हमारी जो पहले दिन से अप्रोच है 2014, अब आज सरफराज बुगटी साहब ये बात, भाई 2014 का एक्शन प्लान मौजूद है ना, इस वक्त तो ज़रूरत यह है कि पिछले 10 सालों में उस एक्शन प्लान पर क्या अमल हुआ आपका। आप टेररिस्ट उठा लें, आप शहरी इलाकों की टेररिज्म ले लें, आप रूरल एरियाज़ की टेररिज्म ले लें, हमारे पास टेररिस्ट का डेटा ही नहीं है कि हम पकड़ते हैं, कह देते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं कि जी 4 टेररिस्ट मारे गए। भाई कौन से टेररिस्ट थे, क्या बैकग्राउंड था इनका, कहाँ कहाँ FIRs इनकी कटी हुई थी। तो हमारी जो अप्रोच है टुवर्ड्स टेररिज्म, टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म, उसके अंदर बेसिक फ्लॉ है। हमारी जो रियासत की पॉलिसी है कि आप ऐसे ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो ग्रुप इस मुल्क में एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, क्योंकि हमारे सियासी मकासद भी हैं, तो हम सियासी मकासद के लिए इंतहा पसंदाना ग्रुप को, जब आप इंतहा पसंदी को प्रमोट करेंगे तो इंतहा पसंदी से ही दहशतगर्दी जन्म लेती है। आप इंडिया और दूसरे ममालिक जो आपके हॉस्टाइल नेबर्स हैं, वो तो आपकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे, वो उन्होंने अपने लोग यहाँ अपने प्लांट कर दिए हैं। लेकिन हमारी क्या अप्रोच है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, मुझे बता दें 10 साल में क्या एक पुलिस ऑर्डर 2002 बना था, उसको हमने रोन डाला, हमने उसको मैसेकर कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पुलिस में मेरिट कल्चर आए। हम नहीं चाहते कि पुलिस फोर्स के अंदर पिछले 30 साल से इस शहर में रेंजर्स है, तो पुलिस क्यों नहीं इंप्रूव हुई, रेंजर्स क्यों नहीं वापस जाते बॉर्डर पे। आपने पुलिस इंप्रूव ही नहीं की, इसलिए कि हम करना ही नहीं चाहते पुलिस को इंप्रूव। तो हमारी जब तक अप्रोच नहीं बेहतर होगी, आप ऐसे वाकयात सुनते रहेंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनको वतन वापस भेजने की तैयारी कर ली गई है और इस सिलसिले में बड़ी जल्दी अमली इक़दाम भी लिए जाएंगे। बताया गया है इस रिपोर्ट में कि अफ़गान बाशिंदे ख़ास तौर पर जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में हैं, उनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि जराइम की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि उनको वापस उनके वतन भेजा जाएगा। बट सवाल हमारा अपने तज्ज़ियाकारों के सामने कुछ यूँ है कि क्या इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा, या किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, वो दुरुस्त भी होगा या नहीं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी।
मेरे ख्याल से अलीना सवाल होना चाहिए कि क्या अमल दरामद होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, बजाय इसके कि होगा। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि क्या दुरुस्त भी होगा या नहीं, क्योंकि देखें जो अभी तक हम सुनने में जो आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि तासुर ये जा रहा है कि जितने भी अफगान रेफ्यूजीज़ हैं मुल्क में, वो सारे के सारे दहशतगर्दी में या कोई गैर कानूनी या स्मगलिंग मामलात में जो हैं वो मुलव्वस हैं। और हमने देखा है अक्सर ये जो ज़्यादातर रेफ्यूजीज़ होते हैं ये बहुत ही एक तो गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल हालात में यहाँ पाकिस्तान आए होते हैं। बल्कि अभी मैं आपको इसका हवाला दूंगी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई थी, जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जून में आई थी। वहां पे एक खातून थी जो अफगानिस्तान में पुलिस में काम करती थी और वो वहां से भाग के, जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो वो वहां से भाग के आई और उन्होंने बताया अदालत को कि मेरे पास ना वीजा था, ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट थी और ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ से जाके ये सारी इंफॉर्मेशन लूं, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागी हूं और मैं आके पाकिस्तान में आई हूं। उसके बाद अदालत ने ये लिखा उस फैसले में कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है असाइलम या जो रेफ्यूजी सीकर्स होते हैं उनके मामले में। और उन्होंने बल्कि हदायत भी दी हुकूमत को कि आप कोई SOPs बनाए, कोई पॉलिसी बनाए ताकि लोगों को पता तो हो कि उन्होंने जाना किधर है, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, उन्होंने वीजा कैसे लेना है। इस वक्त जो मामला चल रहे थे, इस फैसले में लिखा हुआ था कि अभी कोई रेफ्यूजी आता है अफगानिस्तान से तो वो UNHCR के पास जाते हैं, वहां पे वो एक स्लिप बना के उनको देते हैं स्क्रीनिंग करके, और वो स्लिप ही वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों पे क्रैकडाउन होता है, इनको जेलों में बंद कर दिया जाता है और उनके बारे में एक तासुर फैलाया जाता है कि ये या तो दहशतगर्द है या ये कोई ना कोई गैर कानूनी काम जरूर कर रहे हैं। इस फैसले में ये भी लिखा है कि हम 2 इंटरनेशनल जो है मुआहदे उनके सिग्नेटरीज है जिसमें ये लिखा गया है कि हम डिपोर्ट नहीं कर सकते रेफ्यूजीज को ऐसे मुल्क में जहां पे खतरा हो उनकी जान को या जहां पे उन पे तशद्दुद हो सके। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने के बजाय, और जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, हाँ अगर कोई पकड़ा जाता है इस किस्म के दहशतगर्दी के मामले में या मुलव्वस हो तो आप अब जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर सजा दें और फिर उनको रिपोर्ट करें। लेकिन ये जो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है कि ये सब ही ऐसे हैं, ये बहुत मेरे ख्याल से हमने पहले भी देखा है, ये बहुत लोग मजबूर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, इनका बहुत मुश्किलों से गुजारा हो रहा होता है पाकिस्तान पे, और इन्हीं पे जाके क्रैकडाउन होता है और इन्हीं पे सारा का सारा मलबा डाल दिया जाता है। एजाज अलेना, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है और उसकी एक पॉलिसी में एक कमी भी है। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1951 का रेफ्यूजीज के हवाले से, और उसके बाद में 1967 के प्रोटोकॉल्स भी हैं रेफ्यूजीज के हवाले से। पाकिस्तान इनका सिग्नेटरी नहीं है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जितने भी रेफ्यूजीज इस वक्त पाकिस्तान में आए हैं, बिलखसूस 15 अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो ये तमाम लोग वीजा होल्डर हैं जो वीजा लेकर आए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में आए हैं। और इससे पहले सर जंग के दौर में रेफ्यूजीज आए थे जिनको हमने रखा था, उनके लिए कैंप्स थे, और तब भी हमने साइन नहीं किया था कन्वेंशन, और अभी भी हम उसके सिग्नेटरी नहीं है। सिग्नेटरी नहीं इसलिए है कि हमारी, अगर हम सिग्नेचर करते हैं तो उसके ऊपर हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी जो हम शायद एज ए रियासत उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक छोटी सी कहानी बड़ी जरूरी है, इससे लिंक्ड है बात, कि देखिए पूरी दुनिया एक चीज पे मुत्तफिक हो गई है कि डाइवर्सिटी में ताकत है, डाइवर्सिटी में खूबसूरती है, और ह्यूमन रिसोर्स को जब आप अपने साथ मिला लेते हैं तो वो आपकी पावर बन जाता है। एक खातून है, उनका नाम है सलमा जाहिद, वो 1999 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। 15 साल बाद, 16 साल बाद 2015 में वो कनाडा की MP मेंबर पार्लियामेंट बन गई। आज भी वो मेंबर पार्लियामेंट है। 15 साल लगे उनको, वहां पर गई, काम किया, टैक्स दिए, मेहनत की, लोगों कम्युनिटी की खिदमत की और MP बन गई वहां की।
लेकिन ये अफगान रेफ्यूजीज जो सब जंग के जमाने के हमारे पास आए हुए हैं, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, उनके बच्चों के बच्चे पैदा 2-3 जनरेशंस आगे पैदा हो चुकी हैं, लेकिन हम उनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप डाटा टेररिज्म का उठाकर देखें तो अलेना आप हैरान होंगी कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जो टेररिज्म है उसमें दूसरे यानी कि अफगान लोग मुलव्वस हैं। अगर अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनका डाटा आप एनालाइज करें और टेररिज्म का डाटा आप कंपेयर करें तो आप सुन के हैरान होंगी कि 95% जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं वो लोकल पाकिस्तानी बैकग्राउंड है उन लोगों का। जो रेफ्यूजीज आए हैं वो कोशिश ये करते हैं वो कानून के मुताबिक रहें, छोटी मोटी नौकरी करें, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो लीगल नहीं होते, ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। उन्हें पुलिस पकड़ती है 14 फॉरेन एक्ट के तहत और वो पुलिस को रिश्वत देते हैं या नहीं देते और अंदर चले जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। असल बात यह है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 को रिलैक्स करने की जरूरत है और जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए कुछ शराइत मुकर्रर करने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान में यहाँ पर सेटल हो जाए। और अगर ये नहीं होता, अगर आप इन लोगों को वापस भेज देते हैं तो अलेना मेरी बात आज लिख लीजिए कि ये लोग वापस जाके अफगानिस्तान सेटल नहीं होंगे, ना हो पाएंगे। इनका एक तबका वहां पर पाकिस्तान मुखालिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो वहां पर जाकर उनमें शामिल हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जो अफगान लोग यहाँ बड़ा खौफनाक खदशा है, उनके लिए पॉलिसी बनाए और उनको साथ मिलाएं। अच्छा, मुझे एक चीज जरूर वाजे कर दीजिएगा एजाज, आप कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान का ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी या कोई पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है किसी मुआहदे के ऊपर जो उसको पाबंद करता है कि वो मुल्क बदर नहीं कर सकता गैर कानूनी तारिकीन को, गैर कानूनी जो यहाँ पर रह रहे लोग। मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, जो एजाज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो रेफ्यूजी एक्ट है 1951 का, वो उसके हम सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन दो और हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और एक है कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट टॉर्चर। उन दोनों के हम सिग्नेटरीज हैं और उसका ये जो मैं फैसला जिसकी मैं बात कर रही थी उसमें उसका हवाला दिया गया है। तो इस तरह तो अमल दरामद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना एजाज। बेनजीर ठीक कह रही है, लेकिन जो बेनजीर जो हवाला दे रही है ना वो पाकिस्तान में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, देखिए पाकिस्तान में जब आप इलीगल इमिग्रेंट की बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा जिनकी तादाद है वो आपके अफगान भाई बहन है जो वहां की सूरत-ए-हाल की वजह से यहाँ पर आए हैं। उसके बाद बहुत कम तादाद है ईरानियों की और उसके बाद बांग्लादेश के जो लोग हैं, आपको पता है उनको भी हमने सिटीजनशिप नहीं दी। वो 1971 से एक मामला पेंडिंग पड़ा आ रहा है, उनको हमने कबूल नहीं किया। असल बात यह है कि फ्लॉ है हमारी पॉलिसी में, और जब आप इस बात का क्रेडिट जरूर जाता है इमरान खान साहब को, कुछ शुरू में जब वो आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अफगान जो है जो पाकिस्तान में मुकीम है इलीगल, उनके लिए एक पॉलिसी नन पॉलिसी लाएंगे ताकि वो पाकिस्तान में जेल हो जाए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिले। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने वो क्रेडिट इसलिए आपने ही वापस छीन लिया कि उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया, क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने उसको एजाज आपका पॉइंट आ गया। मर साहब नहीं, देखिए हमारी तो अगेन फिर उसी की पहले सवाल के उसमें अप्रोच ही नहीं है। आपको पता है सिर्फ कराची में 16 लाख एलियंस हैं जिनका डेटा ही नहीं है हमारे पास कि कौन है वो लोग, किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जनरली हम बात करते हैं, हमें नहीं पता कितने बंगालीज़ हैं जिनके बारे में ये क्वेश्चन है, कितने अफ़गानी। हम रेफ्यूजीज़ की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो रेफ्यूजीज़ नहीं हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनका कोई डेटा है हमारे पास? नहीं है डेटा हमारे पास कोई। उनमें जो टेररिज्म में लोग मुलव्वस हैं, ज़रा बताया जाए ना कि टेररिज्म में कितने लोग किस उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए कि वो एक अलग बात है कि जी टेररिज्म की कोई वो नहीं होती, लेकिन आपको इंटरनली तो पता होना चाहिए ना कि कौन लोग। सदर्न पंजाब में टेररिज्म की बिल्कुल मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं, बलूचिस्तान और केपी में बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं कि अगर लोग एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं तो कौन से लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। देखिए एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में उन्होंने अख़वानुल मुस्लिमीन के 300-400 लोग पकड़े, उनको उनके हैंड ओवर किया। उसके बाद इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी गई बाकायदा सुसाइड बॉम्बिंग में।
तो हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ जो जिस वजह से हमें सस्पेक्ट किया जाता है कि यहाँ जो फॉरेन टेररिज्म एक ज़माने में 9/11 के बाद और उससे पहले होता था, उसमें जिन लोगों को, जो लोग ट्रैवल करते थे पाकिस्तान से, उनके शनाख्ती कार्ड पकड़े जाते थे। वो पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन उनके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड थे। ह्यूमन स्मगलिंग जो थी, ये एक बड़ा सोर्स बनी। आपने इस वजह से, रमज़ी यूसुफ का केस हमारे सामने है कि यहाँ से पासपोर्ट आपने हासिल किया, यहाँ से शनाख्ती कार्ड आपको मिल जाता था। तो हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है, चाहे वो अफगान, ये पॉलिसी भी अजीबोगरीब है कि जी यहीं बसा लो। भाई आप डिफ्रेंशिएट करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने रेफ्यूजीज़ हैं, उनका डेटा है आपके पास कि कितने रेफ्यूजीज़ हैं अपने कैंप्स में हैं, नहीं हैं। कितने नॉन रेफ्यूजीज़ हैं, उनकी तादाद क्या हमें पता है? नहीं पता। कौन कौन से एलियंस हैं यहाँ, कौन कौन से अरब्स यहाँ बसते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम करते रहे हैं। तो हमारे पास, जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, जब तक आपके पास स्पेसिफिक कराची, खबरों में, मुझे नहीं पता वो कितनी मुसद्दिका हैं, बट मुख्तलिफ खबरों में एक कोट किया जा रहा था कि 3 मिलियन के करीब हैं गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर क़याम किए हुए, जिनमें से 1 मिलियन को वापस भेजने का फैसला किया गया है। अभी एजाज से इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है, स्टैट्स है। न्याई साहब का मैं शामिल करूँ जरा तज्जिया। न्याई साहब। अलीना, ये अगेन बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि अफगान जो मुहाजिरीन है, जो हमारी डिस्कशन स्पेसिफिक है अफगान मुहाजिरीन, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने एक ओवरऑल व्यू लिया है, मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के हमारे पास तकरीबन ओवर 1 मिलियन बंदा यहाँ पे कराची में और लाहौर में और हर जगह पूरे पाकिस्तान में, बाद में ज्यादातर कराची में, तो ये कहाँ से आ गया? फिर जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया तो मदर साहब ज्यादा विटनेस बताएंगे इस बारे में, क्योंकि कराची में ही आए थे। मेरा ख्याल है कम से कम हजारों बंदे ईरान से जो है कराची आके सेटल हो गए थे। जो ईरानियन से, जब हम कराची जाते थे उस जमाने में, तो अक्सर यहाँ के भरे पड़े थे रेस्टोरेंट जिनमें ईरानियन बैठे होते थे, और पता चला था कि ये ईरानी रेफ्यूजी है। पहली तो बात है कि ये आप 1951 का कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। ये उससे पहले जो 48 का कन्वेंशन था, जिसको ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के ऊपर जिसको बोर्ड किया गया 51 में, इसके जितने सिग्नेटरीज हैं, इन्होंने एक ने भी इसकी पाबंदी नहीं की। मैं थोड़ी सी एक्साइटेशन दूंगा कि सीरिया के अंदर जंग किसने शुरू की थी? अमेरिका ने शुरू की थी। ऑफिशियली सारे यूरोपियन मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो बेचारे सीरियन रिफ्यूजी जो है जब गए, तो तुर्की के अलावा यहाँ जबरदस्ती उनको जो है सहूलत मिली, कहीं नहीं मिली। अब आ जाए और सारे यूरोपियन नहीं दिया। फिर जो गए उन्होंने कहा जी जो यूनान या इटली समुद्र के रास्ते पहुंच जाते थे, वो उठा के उनको जो लेसर कंट्रीज थे, चीन और पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, उनको भेजते थे, वहां रोक रहे थे। अब आप आ जाए अफगानिस्तान पे। अलीना, मैं जहां रहता हूं वहां पे अफगान रिफ्यूजीज को सेटल किया गया मियां वाली के अंदर। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इलाका, 1/3 है तकरीबन। एक जो इमरान खान साहब जहां से इलेक्शन लड़ते हैं मियां वाली से, कॉन्स्टिट्यूंसी का 1/3 है, जिसको हम खटक बेल्ट कहते हैं, या आप उसको पश्तून बेल्ट कहते। वहां इन्होंने इनकी बस्तियां बात की, स्कूल बना के दी हमने, पाकिस्तान ने बाकायदा एक सिस्टम बना के दिया। मैं उस बस्ती के अंदर जो है बहुत दफा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे पोलिटिकली, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्टमेंट उनकी आई उस वक्त जबकि बहुत एक पाकिस्तान के अंदर उनके लिए एक हमदर्दी के जज्बात थे, और कोई यूएन के जो लोग हैं वो पैसे भी दे रहे हैं पालने के लिए। तो वहां पे उस हमदर्दी में लोकल बंदों ने उनका एक कत्लों की दुश्मनी आ गई। लोकल खटक या लोकल पश्तून लोग जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ले लें कि अफगानिस्तान और हमारे दरमियान कभी भी बॉर्डर नहीं रहा। ये बॉर्डर शुरू हुए 1980 के बाद, 81 के बाद। हम फ्रीली, आप मियां वाली एंट्री पॉइंट है जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान से, मीरन शाह से, ये हर सर्दियों में गरीब, बहुत गरीब मुल्क था ये। हम इनको पबंदे कहते थे लकड़ी का, ये अपने जो हर्ट्स लेके आते थे, सब लेके आते थे, और यहाँ का एक आगे कारोबार छोटा बहुत ये रेडियो लगाते थे, बेच के चले जाते थे। कोई वजह नजा नहीं थी, हमेशा इनको ये पंजाब के अंदर तक चले जाते थे। अब क्राइसिस ये है कि अब हो गए जराइम।
जराइम के अंदर इनको इनके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, बड़े मुजरिम, बड़े टेररिस्ट और बड़े जो हार्ड को क्रिमिनल्स जो कि हर तरह काम कर रहे हैं। हमारा मुल्क पहले ही जराइम पेशा जो लोगों से भरा पड़ा है। किसी सूरत में, हर सूरत में एक कोई स्कीम बनानी पड़ेगी और इनको चुन चुन के निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी तरीके को सलूक करना है जो कि सीरियन के साथ यूनान ने किया है या इटली ने किया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस है ही नहीं। अब इस मुल्क के अंदर इतने क्राइसिस बुरान है कि बावजूद मुझे हमदर्दी भी है, सब कुछ है, लेकिन इनको एक दफा पाकिस्तान से निकालना पड़ेगा। सिर्फ इनको नहीं बल्कि जितने तारकीन वतन है, या उनके लिए एक जनरल एमनेस्टी देके उनको बाकायदा पाकिस्तान का शहरी बना के उनको शनाख्ती कार्ड देने पड़ेंगे, फिर उनको जल्द कर लें, उनको बिहारी बना के ना रखे कैंपों में और वो भी जलील होते रहे, खुआर होते रहे, जैसे बांग्लादेश या तो शहरियत दे दें या फिर सख्त फैसला करें और मुल्क बदले। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।